ओके। नमस्कार आप सभी को। और आज अपन बात करने वाले हैं स्पेशली जो ओमाइसीट्स के मेंबर से प्लांट्स में डिजीज होते हैं उनको समझेंगे, क्योंकि पैथोलॉजी के अंदर कॉन्सेप्चुअल जितना भी होता है फ्रेम, वो पहले अपन डिजीज पढ़ लेंगे तो उससे क्या होता है कि अपन को आइडियाज़ हो जाते हैं, है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपन ओमाइसीट्स से स्टार्ट करने वाले हैं। और ओमाइसीट्स से कुछ क्वेश्चंस हैं जो पैटर्न है फिक्स, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपसे साथ में बात करूँगा। देखो, ओमाइसीट्स जो फंजाई होते हैं आर मेंबर्स ऑफ द किंगडम क्रोमिस्टा, और इसी का दूसरा नाम होता है स्ट्रेमिनोपाइला। तो जो क्लासिफिकेशन है उससे भी अपन को आइडिया है वो होना चाहिए, ठीक है। दैट हैव माइसीलियम कंटेनिंग सेलुलोज, ये चीज़ पूछी जाती है। और सेलुलोज के साथ में ग्लूकैन्स हैं। तो ओमाइसीट के मेंबर्स स्पेशल हो जाते हैं क्योंकि उनकी सेल वॉल में सेलुलोज है। बाकी जो फंजाई होते हैं उनकी सेल वॉल के अंदर काइटिन होता है, ठीक है ना, और साथ में ग्लूकैन्स होते हैं। तो सेलुलोज की वजह से एल्गी लाइक फंजाई भी इनको बोला जाता है ना, क्योंकि एल्गी के अंदर जो सेल वॉल का कंपोनेंट है वो सेलुलोज होता है, जबकि इनकी सेल वॉल में भी क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज की वजह से इनको एल्गी लाइक फंजाई या हम फाइकोमाइसीट्स के अंदर इनको इंक्लूड करते हैं, है ना। जब अपन बोलते हैं ना फाइको, तो फाइको का मतलब एल्गी होती है। तो क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है उसमें एल्गी की तरह सेलुलोज है, तो इनका दूसरा नाम जो होता है वो फाइकोमाइसीट भी होता है। बट हैव नो क्रॉस वॉल्स एक्सेप्ट द सेपरेटिंग लिविंग पार्ट्स ऑफ द हाइफे फ्रॉम द ओल्ड पार्ट्स टू विड्रा साइटोप्लाज्म। अब देखो क्या है कि जो ओमाइसीट्स के फंजाई होते हैं उनका जो माइसीलियम होता है, अगर हम उसके माइसीलियम को बनाएं तो उनका माइसीलियम ऐसे सेप्टेट होता है, सॉरी ब्रांच्ड होता है, लेकिन उसमें सेप्टा नहीं होता है। तो बहुत सारे जो न्यूक्लियाई हैं वो एक साथ एक कॉमन साइटोप्लाज्म में ही पड़े रहते हैं। इसको अपन बोलते हैं सिनोसिटिक, सिनोसिटिक, यानी कि हिंदी में इसको अपन बोलते हैं संकोशिक अवस्था। तो ओमाइसीट के जो फंजाई हैं, जैसे आप एल्बू पढ़ेंगे वो भी यहीं से आता है, फाइटोप्थोरा पढ़ेंगे वो भी यहीं से आता है, अब हम पाइथियम पढ़ेंगे वो भी यहीं से आता है। तो ये जो फंजाई हैं इनके माइसीलियम के अंदर ब्रांचिंग तो होती है बट सेप्टा नहीं होता है, और सेप्टा नहीं होने से इनको बोलते हैं अपन सिनोसिटिक। जैसे एल्गी के अंदर भी आपके मेंबर्स हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो जिनमें सेप्टा नहीं है वो सिनोसिटिक होते हैं। तो ये मेंबर्स हैं वो आपको सिनोसिटिक मिलेंगे, ठीक है। दे प्रोड्यूस oospores। तो उनमें जो रेस्टिंग स्टेज होती है ना, जब फंगस से डिजीज़ नहीं दे रहा है या जब वो पैरिनेट करता है, रेस्टिंग करता है, ठीक है, तो उस समय पे या तो oospore बनेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से अपन बात कर सकते हैं कि जूस्पोर बनेंगे, है ना, जूस्पोर बनेंगे, या जिन स्ट्रक्चर्स में जूस्पोर बनते हैं उनको अपन, है ना, जूस्पोरेंजियम बोल सकते हैं ना, बीजाणुधानी बोल देंगे। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब oospore की बात आती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है कि एंथ्रीडियम बनेगा, ओवोनियम बनेगा, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, एंड देन बाद में जो रेस्टिंग स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन oospore, या हिंदी में जिसको अपन निषिक्तांड बोलते हैं, वो बनेगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान यहाँ पे जूस्पोर्स बनते हैं, है ना। जूस्पोर जिस स्ट्रक्चर में होते हैं उसको अपन जूस्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपको जनरल कुछ बातें पता होनी चाहिए कि ओमाइसीट के जो फंजाई हैं, आप उनमें से कोई सा भी मेंबर लें, उनके लाइफ में ये चीज़ें आपको मिलती है, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट पैथोजेनिक ओमाइसीट बिलोंग्स टू टू ऑर्डर। एक का नाम तो होता है सेप्रोलैग्नियल्स और दूसरे का नाम होता है पैरनोस्पोरेलिज। देखो, ये दोनों ही नाम अपने आप में बहुत बड़े हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा फंजाई है वो एक्वेटिक फंजाई है
है ना। एक्वेटिक फंजाई के एग्जांपल्स आते हैं तो उसमें सैप्रोलैग्निया आता है, सैप्रोलैग्निया आता है। तो सैप्रोलैग्निया क्या है, वाटर फंजाई के नाम से भी जाने जाते हैं। अब वो एक्चुअल में पैथोजेनिक भी हैं और दूसरी बात क्या है कि वो यूनिक भी हैं कि वो एल्गी हैं, वो तो पानी में मिलते हैं लेकिन फंजाई पानी में थोड़े मिलते हैं, लेकिन वो एक्वेटिक का एग्जाम्पल है। दूसरी बात क्या है कि जैसे अभी आपने कहा कि इनकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है, लेकिन जो सैप्रोलैग्निया होता है उनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज अब्सेंट होता है। यानी कि आप इस क्लास को अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने नोटबुक के अंदर ये चीज़ें साइड में निकाल के रखें कि वैसे तो oomacytes की सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है, बट इसी के अंदर है ऑर्डर सैप्रोलैग्निलीज, उसके मेंबर हैं सैप्रोलैग्निया। तो सैप्रोलैग्निया के अंदर क्या है कि है ही नहीं सेलुलोज, है ना, वो नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल का एग्जाम्पल है। हैबिटाट उसका बहुत डिफरेंट है, वो पानी के अंदर मिलता है, एक्वेटिक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है पैरनोस्पोरेलीज। तो आपकी जो मोस्टली डिजीज जो कि हम सिलेबस वाइज बहुत अच्छे से पढ़ते हैं वो सब पैरनोस्पोरेलीज से बिलोंग करती है। तो एक तो हमारी काफ़ी सारी डिजीज हैं वो पैरनो से आती हैं, एक सैप्रोलैग्नियल से आते हैं, सैप्रो वाले क्या हैं कि एक्वेटिक है, ठीक है। हाँ, सैप्रोलैग्नियस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो जीनस है एफेनोमाइसिस, है ना, ओनली वन जीनस, दिस इज एफेनोमाइसिस हैज इम्पोर्टेंट प्लांट पैथोजन, वन कॉजिंग रूट रॉट डिजीज। तो सैप्रोलैग्नियस का एक ही मेंबर है वो है एफेनोमाइसिस, और वो क्या करता है, रूट रॉट डिजीज कोज करता है। स्पेसिफिकली देखें तो जो पौधे हैं जैसे कि पीच है, पी है, शुगर बीट है, जो बटर के पौधे हैं, चुकंदर के पौधे हैं, उनके अंदर रूट रॉट, रूट का मतलब जड़ें होता है, रॉट का मतलब गलना होता है, तो रॉटिंग डिजीज कोज करता है। दिस इज द मेंबर एफेनोमाइसिस। इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए क्या है कि जितना भी आपके सिलेबस के अंदर डिजीज आते हैं आपको सारी डिजीज अलग से एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें आपको लिखना पड़ेगा, सारी डिजीज के नाम लिखिए, पैथोजन के नाम लिखिए, कहाँ से बिलोंग करता है उसका नाम लिखिए, और उसका कोई मेन कैरेक्टर है तो वो लिखिए आप, ठीक है। चलो उसके बाद हम दूसरे ऑर्डर की बात करते हैं। सेकंड जो ऑर्डर है वो है पैरनोस्पोरेलीज, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनर ऑफ प्लांट पैथोजेंस नॉन, जैसे कि पाइथियम है, पाइथियम पैरनोस्पोरेलीज से बिलोंग करता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो कि आलू के अंदर डिजीज कोज करता है वो भी यहीं से बिलोंग करता है। इसी प्रकार से एल्बुगो है ना, जो एल्बुगो है वो भी क्या करता है, मतलब उसका जो ऑर्डर है वो भी कौन सा है, पैरनोस्पोरेलीज है। तो मैंने जो आपके पाइथियम है, फाइटोप्थोरा है, वो जैसे फाइटोप्थोरा है, ये जो फंजाई हैं, या जो डाउनी मिल्ड्यू कोज करने वाले फंजाई हैं, जैसे आप ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा पढ़ते हैं ना, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा ना, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, तो वो सब भी क्या है, वो सब भी डाउनी मिल्ड्यू के मेंबर, डाउनी मिल्ड्यू कोज करते हैं और वो पैरनोस्पोरेलीज से बिलोंग करते हैं। बाजरे के अंदर जो डिजीज होती है उसको आप ग्रीन ईयर डिजीज भी बोलते हो, है ना। जब उस बाजरे के अंदर इन्फ्लोरेसेंस आता है तो वो लीफी लीफी सा हो जाता है ऐसे, तो वो सिम्टम तो होता है ग्रीन ईयर डिजीज। एक बाजरे की जो पत्तियां हैं, है ना, पौधे की जो लीव्स होती हैं, उनकी लोअर सरफेस के ऊपर ऐसे हैंगिंग स्पोरेंजियोफोर्स निकले रहते हैं। तो पत्तियों की लोअर सरफेस के ऊपर ऐसे रुई जैसी एक परत होती है ना, कॉटनी ग्रोथ, उसको बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। तो डाउनी मिल्ड्यू जो होता है ना वो फंजाई भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, पैरनोस्पोरेलीज से बिलोंग करते हैं। आपका एक बहुत ही अच्छा मेंबर है, राजस्थान के हिसाब से बाजरा बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप भी है। तो बाजरे के अंदर जो ग्रीन ईयर डिजीज होती है उसी का दूसरा नाम होता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। तो डाउनी मिल्ड्यू वाले फंजाई हो या पाइथियम हो या फाइटोप्थोरा हो, एल्बुगो हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज हैं आपके सिलेबस की, और वो सारे मेंबर क्या है, पैरनोस्पोरेलीज से बिलोंग करते हैं। तो आपके बहुत सारे जो मेंबर्स आप oomacyte के तैयार करेंगे वो सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, पैरनोस्पोरेलीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो जो पाइथियम की स्पीसीज होती हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ सीड रॉट, है ना, जो जमीन के अंदर बीज पड़े रहते हैं उनको गला देना, सीड रॉटिंग, या इससे जो सबसे करैक्टरिस्टिक इसका जो डिजीज होता है जिसके लिए पाइथियम जाना जाता है
वो है डैम्पिंग ऑफ डिजीज़, कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको सीडलिंग बोलते हैं, और सीडलिंग के अंदर डैम्पिंग ऑफ हो जाती है। तो डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ है ना, ये उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपका पौधा है ना, ये भी सीडलिंग है, छोटा सा ये सीडलिंग अभी ग्रो ही कर रहा है, ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस है। तो पाइथियम के इन्फेक्शन से क्या होता है कि ज़मीन के आसपास का जो एरिया है वो इसका क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, और उसके अंदर रोटिंग आ जाती है, वो रोट हो जाएगा, उसके बाद में वो कोलैप्स हो जाता है, पिचक जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाएगा, और फिर यहाँ से क्या होता है कि ये पौधा जो है वो नीचे गिर जाता है। इसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ। तो जो नर्सरी बेड होते हैं ना, जहाँ पे अपन छोटे पौधों की नर्सरी तैयार करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि पौधे बहुत छोटे होते हैं, हार्ड टिश्यूज़ नहीं होते हैं। दूसरी बात, वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फंगस बहुत आराम से वहाँ इन्फेक्शन कोज करता है। और जब आपने स्टार्टिंग की क्लास अगर ध्यान से देखी है तो वहाँ पे हमने एक बात की थी कि जो आपका होता है ना फैकल्टेटिव पैरासाइट, उसका एग्जाम्पल भी होता है पाइथियम, कि वैसे तो ये सैप्रोफाइट होता है, लेकिन जो वीक होस्ट है ना, जैसे ये वीक है, सीडलिंग है, ये काफ़ी कमज़ोर है, इसमें डिफेंस मैकेनिज्म अभी है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर हार्ड टिश्यूज़ नहीं है, तो ये इजीली क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, और पाइथियम इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो एज ए ऑप्शन पाइथियम कभी कभी क्या करता है कि जो कमज़ोर पौधे होते हैं उनके ऊपर पैरासाइट बन जाता है। रियल नेचर उसका सैप्रोफाइट होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये भी हमने आपके साथ में डिस्कस किया था, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान देना है कि जो नाम आपसे पूछा जा सकता है वो तो होगा डैम्पिंग ऑफ डिजीज़, कि डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ कौन करता है, तो आपका आंसर आएगा पाइथियम करता है, ठीक है। और किस में करता है, सीडलिंग्स, मैच्योर पौधों में नहीं होता है, जो छोटे पौधे होते हैं अभी अभी बीजों से उगे ना, उनमें होता है। एंड रूट रॉट, या तो सीड रॉट होता है या रूट रॉट होता है या सीडलिंग डैम्पिंग ऑफ होता है, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ फ्रूट्स हैं उनके अंदर सॉफ्ट रॉट भी करता है, लेकिन सॉफ्ट रॉट कब करेगा, जब कोई फ्रूट है वो मिट्टी के संपर्क में, क्योंकि पाइथियम है वो मिट्टी में रहता है, सैप्रोफिटिक बन जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपका तरबूज है, वाटरमेलन है, या कोई कुकुम्बर है, वो ज़मीन को टच कर रहा है और वहाँ नमी भी अच्छे से है, तो जो यंग फ्रूट्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो उनके ऊपर ये आराम से अटैक कर सकता है और उनको भी ये रोट करा सकता है। पौधे के ऊपर लगे हुए फ्रूट्स को रोट नहीं कराएगा, ज़मीन से जो संपर्क में है उनको रोट करा सकता है। तो कई सारी डिजीज हैं जो इनसे होती है, सीड रोट कर सकता है, रूट रोट कर सकता है, सॉफ्ट फ्रूट रोट कर सकता है, ठीक है। मेन जो डिजीज है दैट इज द सीडलिंग डैम्पिंग ऑफ डिजीज। पाइथियम का सबसे कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल अपन यही लेते हैं, ओके। इसके बाद में हम आगे दूसरा जो फंगस लेंगे वो है फाइटोप्थोरा, है ना। जैसे पाइथियम बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे फाइटोप्थोरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन एक एक करके इनकी डिजीज भी पढ़ेंगे, अभी तो केवल जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो इन फंगस है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पोटैटो जो होता है ना, जो अपने आलू के पौधे होते हैं उनमें खास बीमारी कोज करता है, वो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो डिजीज का नाम क्या है, लेट ब्लाइट। ब्लाइट बोलते हैं झुलसा, जहाँ पे ऐसे लगता है जैसे ब्रंट लाइक सिम्टम्स आते हैं, कि जले हुए जैसे निशान पत्तियों पे आ जाते हैं ना, दैट इज लेट ब्लाइट ना ऑफ पोटैटो, ठीक है। तो अब देखो आपका एक क्वेश्चन आता है ना, आलू को लेके बहुत बार क्वेश्चन आता है, और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि एक तो नाम होता है कि फाइटोप्थोरा, ठीक है, फाइटोप्थोरा कोज करता है लेट ब्लाइट। ऐसे दूसरा फंगस होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई। तो अल्टरनेरिया सोलेनाई भी आलू के अंदर ब्लाइट डिजीज कोज करता है, लेकिन वो करता है अर्ली ब्लाइट। तो आलू के पौधों में दो प्रकार की ब्लाइट होती है, अर्ली ब्लाइट अल्टरनेरिया, लेट ब्लाइट फाइटोप्थोरा। तो अल्फाबेटिकली आप जो ABCD है ना उसे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि अर्ली वाला स्टार्टिंग वाला वर्ड आपका अल्टरनेरिया, और लेट वाला फाइटोप्थोरा जो दूसरा उससे होता है।
तो आलू के प्लांट्स के अंदर ही आलू की फसल में दो प्रकार के झुलसा रोग होते हैं, अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट। हैं डिफरेंस का मतलब ये कि इनके नाम हैं, और ये दूसरा क्या होता है, इनके सिम्टम्स भी बहुत अलग होते हैं, फंगस भी बहुत अलग होता है। वैसे पत्तियां जली जली दिखती हैं। अगर आप अल्टरनेरिया की बात करोगे तो अल्टरनेरिया के केस के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही स्पेशल होते हैं। बहुत ही स्पेशल का मतलब जैसे आपने आलू की पत्ती बनाई, तो आलू की पत्ती के ऊपर जो सिम्टम्स हैं वो ब्राउन कलर के बनते हैं और कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनती हैं ऐसे इरेगुलर से। और फंगस है वो ड्यूटेरोमाइसीट का होता है, और यहाँ जो फंगस है वो ऊमाइसीट का है। तो सिम्टम्स बहुत अलग आते हैं। जैसे आप अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट की बात करोगे तो वहाँ पे जो पत्ती है ना उसकी जो सरफेस है वो ऐसे ब्रंट लाइक हो जाती है। तो सिम्टम्स बहुत स्पेशल है। अगर आप अल्टरनेरिया की देखोगे तो उसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं, है ना। आप पत्ते को देखते आपको पत्ते को देखते पता चल जाएगा इसमें अल्टरनेरिया का इन्फेक्शन है, ठीक है। तो आलू के पौधे में जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट, ठीक है। तो लेट ब्लाइट का फंगस हमारा ऊमाइसीट वाला फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, जबकि अर्ली ब्लाइट वाला जो फंगस है वो ड्यूटेरोमाइसीट का कौन होता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई होता है, ठीक है। तो जैसे पाइथियम बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे फाइटोप्थोरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेन जो डिजीज़ है वो तो इसकी यही है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो रूट रॉट्स भी कॉज करता है, फ्रूट रॉट्स भी कॉज करता है, ब्लाइट्स भी कॉज करता है, ठीक है। ऐसे कुछ पौधों के अंदर कैंकर्स हैं, है ना। जैसे सीट्रस कैंकर है वो तो बैक्टीरिया से होता है, जेंथोमोनास सिट्राई, ठीक है। डाई बैक डिजीज का मतलब होता है पौधा ऊपर से खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, डेथ होना, और नीचे की तरफ डेड पार्ट्स हैं वो बढ़ते हुए डाई बैक बोलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ डाई होना, डाई बैक डिजीज। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो डिजीज़ हैं जो फाइटोप्थोरा की हैं। मेन जो डिजीज़ है दिस इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ऐसे पाइथियम का जो मेन डिजीज है दैट इज सीडलिंग डैम्पिंग ऑफ डिजीज। तो बाकी भी आपको पता होना चाहिए, बाकी मेन जो डिजीज है वो तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ, इसके बाद में हमारे दूसरे जो मेंबर्स हैं यहाँ से जो बिलोंग करते हैं उसमें जैसे ब्रेमिया है ना, पेर्नोस्पोरा है, प्लाज्मोपारा है, सूडो पेर्नोस्पोरा है ना। ये सब भी बहुत सारी जो डिजीज़ है वो कॉज करते हैं। मेनली जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो डाउनी मिल्ड्यूज होती हैं, ठीक है। और इसमें जो बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे वो है प्लाज्मोपारा विट्टिकोला। अब प्लाज्मोपारा विट्टिकोला जो होता है वो जो फंगस है वो जो हमारे अंगूर की जो खेती होती है ना, जो अंगूर की जो लताएं होती है उनकी पत्तियों के अंदर डाउनी मिल्ड्यू डिजीज कॉज करता है। तो डाउनी मिल्ड्यू के रूप में आपको प्लाज्मोपारा विट्टिकोला पढ़ना है। तो एक मेंबर यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना है कि इनकी लाइफ साइकिल कैसे क्या होती है। देर का ना ग्रैप्स। तो बहुत सारे पौधों के अंदर जैसे आपके ककड़ी, खीरे ये सब होते हैं, कुकुरबिट्स, उनकी पत्तियों के नीचे भी ऐसे पाउडर पाउडर सा रहता है। तो क्या कुकुरबिट्स के अंदर होने वाला डाउनी मिल्ड्यू, लीफ के अंदर होने वाला, ठीक है। ऐसे अपन बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो दूसरे और मेंबर्स हैं जिनमें कि पैरनो स्क्लेरोस्पोरा है, स्क्लेरोप्थोरा है, स्क्लेरोस्पोरा है, दे ऑल्सो कॉज डाउनी मिल्ड्यू, लेकिन वो किस में है, मोनोकॉट्स में। तो यहाँ वाले हैं डाइकॉट्स के। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सा फंगस है। जैसे स्क्लेरोस्पोरा आएगा तो वो मोनोकॉट्स में डाउनी मिल्ड्यू कॉज करते हैं, जैसे कि आपका मक्का है, सोरगम है, शुगर कैन है। तो डिफरेंट काफ़ी सारा डाइवर्सिटी है कि ये होने को सारे क्या पेर्नोस्पोरेलीज के होने को सारे उमाइसिड के मेंबर हैं, लेकिन इनकी सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक डिजीज है और आपके क्वेश्चन है वो भी उसी प्रकार से बनते हैं, ठीक है। देखो इसी प्रकार से आपके पास एक बहुत ही कॉमन सा नेम आता है एल्बोगो कैंडिडा, जो कि वाइट रस्ट डिजीज, क्रूसिफर पौधों के अंदर जो वाइट रस्ट डिजीज है वो कॉज करता है, रस्ट डिजीज, वाइट रस्ट डिजीज इन क्रूसिफेरस प्लांट्स। तो ऐसे आपको कई सारे मेंबर्स हैं वो सब तैयार करने हैं, ठीक है। और अब हम थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं कि अपन और कुछ चीज़ें जो कि जनरल हैं, अभी जो बातें कर रहे हैं वो सारी अभी अपनी जनरल बातें हैं। जैसे कि प्लांट डिजीज कॉज बाय ऊमाइसीड,
कि ओमाइसीड से जो डिजीज होते हैं बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, उनको अपन कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, डिजीज दैट अफेक्ट द प्लांट पार्ट प्रेजेंट इन द सॉइल और इन कॉन्टैक्ट द सॉइल। तो सॉइल के अंदर है ना, जैसे सीड रोट है वो सॉइल के अंदर है, और कांटेक्ट विद द सॉइल, जैसे कि फ्रूट्स की रॉटिंग हो रही है, डैम्पिंग ऑफ हो रही है, तो वहाँ पे फंगस वो मिट्टी के आसपास होता है ना, जैसे कि रूट्स हैं, लोअर स्टेम पार्ट्स हैं, ट्यूबर, सीड, है ना, फ्लैशी फ्रूट्स लाइंग ऑन द सॉइल, दे आर कॉज्ड बाय ऑल स्पीसीज ऑफ एफेनोमाइसिस, पाइथियम एंड सम स्पीसीज ऑफ फाइटोप्थोरा। तो एफेनोमाइसिस वाले मेंबर हैं, पाइथियम वाले मेंबर हैं, और फाइटोप्थोरा के जो मेंबर्स होते हैं वो ये पहला वाला पैटर्न कि सॉइल के अंदर या सॉइल के पास। दूसरा जो पैटर्न आता है डिजीज़ का वो आते हैं अबव ग्राउंड प्लांट पार्ट्स, ज़मीन से ऊपर वाले, यानी कि मिट्टी से दूर, है ना, जिसमें जैसे मान लो कि पत्तियाँ आ गई, आपकी लीव्स हैं, जैसे डाउनी मिल्ड्यू है वो सब लीव्स के ऊपर है, तो वो ज़मीन से बहुत ऊपर है। यंग स्टेम है, फ्रूट्स है, दे आर कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा एंड डाउनी मिल्ड्यू वाले फाइटोप्थोरा के आ जाएंगे, है ना, और एल्बुगो के जो एग्जांपल अपन लेते हैं वो भी क्या है, ज़मीन से ऊपर वाला। तो ये जो फंजाई हैं ये दो प्रकार के डिजीज, मैंने आप सिम्टम कहाँ मिलेगा उसके आधार पे, ज़मीन के अंदर या ज़मीन के आसपास वाले हैं तो उसमें आपके ये सब मेंबर आ जाएंगे, और फिर एक ज़मीन से ऊपर जैसे लीव्स में, स्टेम में कैंकर्स बन रहे हैं वो सब दूसरे वाले पार्ट्स में आ जाएंगे। तो अब अपन सबसे पहले बात करते हैं पाइथियम को लेके कि पाइथियम को अपन डिटेल से समझते हैं। ठीक है, देखो पाइथियम को अगर वैसे पैथोजन के एंगल से देखा जाए तो पाइथियम क्या है कि एक वीक पैथोजन है। वीक पैथोजन आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि ये बहुत ही कमज़ोर जो पौधे होते हैं, जो सीडलिंग्स होते हैं, उन पर अटैक करता है, यानी कि जिनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होती है, हार्ड टिश्यूज़ कम होते हैं, उन पर अटैक करता है। और बाय नेचर भी हमने कहा कि ये क्या होता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है। तो जब होस्ट के ऊपर नहीं है तो उस समय पे ये कहाँ होता है, सॉइल के अंदर होता है। तो सॉइल के अंदर एज ए सैप्रोफाइट ग्रो करता है, तो कभी कभार इसको होस्ट मिल जाए और कमज़ोर होस्ट मिल जाए तो पैरासाइट बनता है, इसलिए आपने इसको क्या बोला है कि एक वीक पैरासाइट है, वीक पैथोजन है। ठीक है, जैसे सीड रॉट की आपने बात की, सॉफ्ट रॉट की बात की, रूट रॉट की बात की, और डैम्पिंग ऑफ की बात की, तो इसके मेन सिम्टम्स हैं। डैम्पिंग ऑफ इसका सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं। डैम्पिंग ऑफ डिजीज ऑफ सीडलिंग अकर्स वर्ल्ड वाइड इन वैलीज एंड फॉरेस्ट सॉइल्स, इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट्स एंड इन एवरी ग्रीन हाउस। तो जहाँ भी मॉइस्चर ज़्यादा होती है वहाँ डैम्पिंग ऑफ के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी भी ग्रीन हाउस के अंदर जो पौधे हैं उनको बहुत डेंसली लगाया जाता है ना, बीजों की जो रोपाई होती है बहुत पास पास होती है, तो डेंस प्लांट होने पे भी मॉइस्चर ज़्यादा हो जाती है, तो डैम्पिंग ऑफ के चांसेस बढ़ जाते हैं। द डिजीज अफेक्ट सीड्स, seedlings and roots of all plants. In all cases, the greatest damage is done to the seed and seedling roots during germination, either before or after emergence. तो या तो ज़मीन से ऊपर निकलने से पहले या ज़मीन से निकलने के बाद, दोनों ही कंडीशन के अंदर पाइथियम है वो इन्फेक्ट करता है। जैसे बीज है वो भी उगा नहीं, ज़मीन के अंदर है, जर्मिनेशन चल रहा है, तो वो ये हो गया बिफोर एमरजेंस, ज़मीन से बाहर निकलना एमरजेंस है। तो दोनों ही कंडीशन होती हैं, ज़मीन के अंदर भी इन्फेक्शन होते हैं, ज़मीन से निकलने के बाद में भी होते हैं। अब देखो पाइथियम से जितनी भी प्रॉब्लम या डिजीज होती हैं, है ना, लॉसेज वेरी कंसिडरेबली विथ सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर्स। तो सॉइल मॉइस्चर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से क्या होता है कि फंगस को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है, और जो होस्ट है उसके अंदर हार्ड टिश्यूज डेवलप नहीं होते। Quite frequently, seedlings in seedbeds are completely destroyed by the damping off, or either they die soon after they are transplanted.
तो नर्सरी के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो डैम्पिंग ऑफ का प्रॉब्लम इस फंगस से होता है। और जो ज़मीन के बिल्कुल पास वाला हिस्सा जो आपने अभी देखा था उसको अपन कॉलर बोलते हैं। कॉलर क्या हो जाता है कि कोलैप्स हो जाती है और ब्लैक हो जाती है, तो फिर वो पौधे ट्रांसप्लांटेशन के बाद में सक्सेसफुल भी नहीं होते और वो ग्रो नहीं कर सकते। इन मैनी केसेस पुअर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स और पुअर एमरजेंस ऑफ सीडलिंग्स, ये सब भी आपको मिल सकते हैं। दो आपके ओल्डर प्लांट्स होते हैं, जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं, सेल्डम का मतलब कभी कभार या रेयरली, तो उनको डैमेज नहीं होता है। तो यंग प्लांट्स यानी कि सीडलिंग्स या सीड्स, वो इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट टारगेट्स होते हैं। जिनमें हार्ट टिश्यूज़ डेवलप हो गए उनको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो नहीं होती। वहाँ पे आपके रूट और स्टेम के ऊपर लेसन्स यानी कि धब्बे या जो रोटिंग्स वगैरह हैं वो सब देखने को मिल सकती है, और उनसे जो आपकी उपज है वो भी क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। बट सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या रहता है, वीक वाले यानी कि डैम्पिंग ऑफ वाले ही रहेंगे। हाँ, टेम्परेचर कम होने पे मॉइस्चर अपने आप बढ़ जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे मॉइस्चर है वो कम हो जाता है। अब अपन सिम्टम्स को देख सकते हैं कि पाइथियम के केस में जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या आते हैं। व्हेन सीड्स, अगर आप सीड्स की बात करोगे तो अगर एक तो ये होता है कि ससेप्टेबल प्लांट्स हैं उनके सीड्स आपने इन्फेस्टेड सॉइल में लगा दिए। इन्फेस्टेड सॉइल हम ऐसी मिट्टी को बोलते हैं जिसमें पहले से फंगस प्रेजेंट है ना, मिट्टी के अंदर पहले से फंगस है वो प्रेजेंट है, तो वो इन्फेस्टेड सॉइल है। और आर अटैक्ड बाय डैम्पिंग ऑफ फंजाई दे फेल टू जर्मिनेट। तो अगर पाइथियम वहाँ पे प्रेजेंट है और बीज आपने ऐसी मिट्टी में डाला है तो पाइथियम उसके ऊपर अटैक करेगा और बीज अंकुरित नहीं होंगे, फेल टू जर्मिनेट, बिकॉज वो कैसे हो जाएंगे, सॉफ्ट मूसी, मूसी का मतलब ऐसे पानी भरे हुए से, एंड देन टर्न ब्राउन श्रीवल, है ना, वो पिचक जाएंगे, एंड फाइनली डिसइंटीग्रेट, और फाइनली वो टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो जो सीडलिंग्स हैं अगर वो हमने देखे तो उनके ऊपर आपको स्टार्टिंग के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ बनेंगे, फिर वाटरी हो जाएंगे, फिर वो ब्राउन होके पूरा का पूरा सिकुड़ के गल जाएगा और एकदम से डैमेज हो जाएगा। यंग सीडलिंग्स कैन बी अटैक्ड बिफोर emergence at any point of the plant from which the infection is spread rapidly. The invaded cells collapse and the seedling overrun by the oomycete and dies. इसी को अपन डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। तो इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि बीज जमीन से बाहर निकला ही नहीं, उससे पहले ही हो गया, तो ये हो गया प्री एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ। तो सीड के केस के अंदर प्री एमर्जिंग डैम्पिंग ऑफ आएगा, और सीडलिंग का जो केस होगा उसके अंदर ये पोस्ट एमरजेंस आएगा, है ना। अगर बीज उग गए हैं सीडलिंग्स, है ना, सीडलिंग्स दैट हैव ऑलरेडी emerged आर यूजुअली अटैक्ड बाय द रूट्स एंड समटाइम इन द स्टेम एट और बिलो द सॉइल लाइन। तो सॉइल के आसपास के एरिया के अंदर मेनली जो पाइथियम है वो सीडलिंग्स के ऊपर अटैक करता है। इन्वेडेड एरिया बिकम वाटर सॉफ्ट, बिल्कुल वैसा ही है कि जहाँ इन्फेक्शन होगा वहाँ पे पानी पानी सा हो जाएगा, उसका कलर चला जाएगा, डिसकलर्ड हो जाएगा और बाद में वो कोलैप्स हो जाएगा। और नीचे का जो भाग है जब सॉफ्ट हो गया और काफ़ी पतला हो गया तो ऊपर का जो भाग है ना, देन द अनइन्वेडेड जहाँ पे फंगस नहीं है अपर पार्ट एज ए रिजल्ट सीडलिंग फॉल्स ओवर। तो ऊपर का हिस्सा अभी कंप्लीट था, बीच में से पतला पड़ गया, गल गया, तो ऊपर वाला पार्ट नीचे गिर जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा। इसी को डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। तो अगर पौधे निकल चुके हैं ज़मीन से बाहर तो डैम्पिंग ऑफ होता है, और बीज अभी अंदर चल रहे हैं तो प्री एमरजेंस वाला होता है। तो फंगस क्या करेगा कि जो पौधा नीचे गिर गया उसके ऊपर भी अपना अटैक चालू रखता है। जैसे आपने कहा कि ये हमारा पौधा था और अब ये ऐसे गिर गया, डैम्पिंग ऑफ हो गया इसके अंदर। तो अब फंगस इसके ऊपर अटैक कर रहा है क्योंकि ये डेड हो गया, और बाय नेचर कैसा वो सैप्रोफिटिक है, तो वो इसको कंज्यूम कर लेगा। द फंगस कंटिन्यू टू इन्वेड द फॉलन सीडलिंग विच क्विकली विदर्स एंड डाई। तो इसको अपन बोल सकते हैं पोस्ट एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ।
तो पाइथियम प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ कोज करता है सीड्स के साथ में, पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ कोज करता है सीडलिंग के साथ में, राइट। तो डैम्पिंग ऑफ तो आता ही है, लेकिन थोड़ा सा प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस ऐसे नाम दें तो थोड़ा सा और क्लियर कर सकते हैं। जो हमारे सीरियल्स होते हैं या जो ग्रासेज होती हैं, द पैथोजन कॉज पाइथियम ब्लाइट। मोनोकॉट्स के केस के अंदर आपको पाइथियम ब्लाइट देखने को मिलेगा। इट इन्वेड एंड किल द रूट्स एंड वुल सीडलिंग एंड यंग प्लांट्स कॉजिंग द अपीयरेंस ऑफ न्यूमरस एम्प्टी पैचेस, जिसको आप फिगर से देख सकते हैं। यहाँ पे एक फिगर है, नीचे चलते हैं अपन, फिगर मिल जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे आप एक लॉन देख रहे हैं और इस लॉन के अंदर जगह जगह पे खाली जगह हुई ना ऐसे, तो ये सब क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि जो फंगस है उसने डैम्पिंग ऑफ कोज कर रखी है और जो घास है वो गल गई, यहाँ पे गिर गए पौधे, तो ये पैचेज बन गए। तो ये ऐसा लगता है जैसे यहाँ जल गया, तो पाइथियम ब्लाइट है ये। जैसे आपका दूब का मैदान लगा है तो उसके अंदर अगर पाइथियम का इन्फेक्शन होगा तो आपको पाइथियम ब्लाइट सिम्टम देखने को मिलेंगे कि आपके पास कुछ पैचेज हैं, पैचेज के अंदर ब्लाइट कंडीशन आ जाती है ना। ये वाला जो फिगर था अभी हमने बात की थी कि जो जैसे कुकुम्बर है, मान लो कि कोई ककड़ी है, कुकुम्बर है कुछ ही, अगर वो मिट्टी के सरफेस को टच कर रहा है, सॉइल सरफेस है मान लो, तो वहाँ पे जो फंगस है वो आ जाएगा और किस फॉर्म में आएगा, ये एक कॉटनी फॉर्म है। जो पाइथियम का फंगस होता है वो वाइट कलर का होता है। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये सब फंगस का माइसीलियम है। अंदर जो फ्रूट है ना, ये गल गया, सॉफ्ट रॉट हो गई इसकी, एकदम से पहले पानी जैसा हो जाएगा फिर ये पूरा गल जाएगा। तो दिस इज सॉफ्ट रॉट ऑफ फ्रूट, लेकिन वो ज़मीन के पास होना चाहिए मामला। ग्राउंड सरफेस के आसपास जो पाइथियम है वो यंग फ्रूट्स के ऊपर क्या कर सकता है, सॉफ्ट रॉट कोज कर सकता है। देखो यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा वर्ड मिल जाएगा, वो ये है कि कॉटन, ये भी हमने बात की कि सब सच इन्फेक्शंस रिजल्ट इन ए कॉटनी ग्रोथ, है ना, जो अभी हमने देखा कि वाइट कॉटनी ग्रोथ हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लेशी ऑर्गन, जैसे कि फ्रूट था। वाइल द इंटीरियर, अंदर का जो हिस्सा होता है उसको अपन इंटीरियर बोलते हैं। इंटीरियर टर्न्स इनटू ए सॉफ्ट वाटरी रॉटन मास, और उसको अपन बोलते हैं लीक। तो बाहर तो एक वाइट कलर का रुई जैसा ग्रोथ है, वो तो फंगस है, और अंदर जो सारा पानी जैसा हो गया, गल गया, उसको अपन बोलते हैं लीक। तो ये क्या होता है कि कुछ आपके टर्म्स हैं, सब्जेक्ट के टर्म्स हैं, वो जैसे आप जैसे बैक्टीरिया वगैरह के इन्फेक्शन होते हैं तो वहाँ पे वर्ड आता है ऊज, यहाँ पे वर्ड आया है लीक। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें क्या होती हैं, टर्म का मतलब क्या है। तो पाइथियम से जुड़े हुए जो केस थे, वहाँ पे जब अपन ग्राउंड सरफेस के पास जो फ्रूट्स हैं उनमें जब रॉटिंग होती है तो जो रॉटेड मास है उसको लीक बोलते हैं, और बाहर जो है वो आपको फंगस की एक अच्छी वाली वाइट कॉटनी ग्रोथ मिलती है। ओके, इसके बाद में अपन यहाँ फंगस का पूरा जो लाइफ साइकिल है ना, डिजीज साइकिल, डैम्पिंग ऑफ एंड सीड डिके कॉज बाय पाइथियम। तो पाइथियम के केस में जो पूरा का पूरा डिजीज का साइकिल होता है उसको अपन इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये जो आप अभी क्लास कवर कर रहे हो, ये एक्चुअल में जो पैथोलॉजी की बुक आती है, एक सेकेंड, ओके, है ना, जो प्लांट पैथोलॉजी का जो बुक आता है एग्रियोस जीएन, वहाँ से ये सारी क्लास आप कवर कर रहे हैं। तो ये डायग्राम्स वगैरह उस बुक से ही हैं, ठीक है। तो चलिए अपन इस डिजीज़ के साइकिल की बात करते हैं। तो उसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये आपका डाइंग सीडलिंग है,
है ना, जिसके अंदर सीडलिंग डैमेज हो गया वो सब है, तो उसके ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं, उसके ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं। स्पोरेंजिया वाला जो सेक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। स्पोर, कोनेडिया, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके होते हैं। अब देखो स्पोरेंजिया वाले केस में आपको दो चीज़ें मिलती हैं, ये चीज़ें आपको समझनी जरूरी होती है। पहला जो केस है उसमें तो क्या हो गया कि जो आपका स्पोरेंजियम है वो डायरेक्ट ही जर्मिनेट करता है ना, और उससे डायरेक्ट ही जर्म ट्यूब बनती है और वो इन्फेक्शन का काम करता है। दूसरा जो केस है उसमें हम देख सकते हैं कि जो स्पोरेंजिया है उनके अंदर जूस्पोर्स बनते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो फंगस है वो क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, सिनोसिटिक है, तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं और यहाँ पे भी बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। स्पोरेंजियम के अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियाई आप देख सकते हैं, ये सब बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, और ये न्यूक्लियाई फिर एक एक न्यूक्लियस से वो जूस्पोर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो दो तरीके होते हैं, एक तो वो डायरेक्टली जर्मिनेट हो सकता है या जूस्पोर्स हैं वो भी बन सकते हैं। ठीक है, जूस्पोर्स कब बनते हैं, जब मॉइस्चर ज़्यादा होती है, हाई मॉइस्चर, क्योंकि जूस्पोर को जब बनेंगे तो उसके बाद में उनको स्विम करने, क्योंकि वो फ्लैजिलेट होते हैं, जूस्पोर के पास हमेशा फ्लैजिला होता है, तो एक वेसाइकल बनेगी, वेसाइकल बाद में टूट जाती है, जूस्पोर रिलीज होंगे और जूस्पोर थोड़ी देर क्या करेंगे, स्विमिंग करते हैं। तो अगर पानी बहुत ज़्यादा है, फेवरेबल कंडीशन है, तो जूस्पोर बनेंगे, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, मॉइस्चर कम है, तो जूस्पोर नहीं बनेंगे। यही चीज़ आपको एल्बुगो में लगानी होती है, एल्बुगो में भी ऐसा ही होता है। तो फिर वहाँ पे जूस्पोर थोड़ी देर स्विमिंग करेंगे, बाद में वो रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने पे अपने फ्लैजिला वो वापस विड्रा कर लेता है, उसको अपन बोलते हैं एनसिस्टेट, है ना, बंद हो गया, वो क्लोज हो गया, एनसिस्टेट जूस्पोर, और फिर वो जर्मिनेट करके जर्म ट्यूब बनाता है और वो बाद में इन्फेक्शन के काम आती है। तो एसेक्सुअल जो तरीका होता है उसमें दो मैकेनिज्म है, या तो डायरेक्टली हमारा जो स्पोरेंजिया है वो जर्मिनेट करेगा, या उसमें जूस्पोर्स बनेंगे और बाद में हर एक जूस्पोर है, क्योंकि यहाँ पे जूस्पोर की संख्या कितनी होगी, बहुत सारी होगी, तो यहाँ तो एक स्पोरेंजियम से एक ही जर्म ट्यूब बनती है और यहाँ पे कितनी बनेंगी, एन जर्म ट्यूब बनेंगी। तो मॉइस्चर ज़्यादा होती है तो ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है। जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नहीं, जो भी आप डिजीज पढ़ेंगे सब में आपके पास ये आता है कि जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है उस समय पे फंगस है, पैथोजन है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो देखो ये क्या है कि ओमाइसीड का मेंबर है जिसमें ऊगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन है, तो फीमेल गैमेटेंजियम जो बनता है उसको अपन ऊगोनियम बोलते हैं और मेल को अपन एंथ्रीडियम बोलते हैं। जैसे एल्गी के अंदर अपन पढ़ते हैं ना एंथ्रीडियम ऊगोनियम, बिल्कुल वैसे ही है। ऊगोनियम एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, एंथ्रीडियम भी मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, बाद में इनमें कॉन्टैक्ट होता है, ये कॉन्टैक्ट है ना, और कॉन्टैक्ट के थ्रू जो मेल न्यूक्लियाई हैं वो स्पोर के अंदर जाते हैं। तो पहले प्लाज्मोगेमी होती है, फिर कैरियोगेमी होती है, न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। तो ये डाइकैरियो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया और फिर इसके चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं ऊस्पोर। तो ऊस्पोर एक्चुअल में क्या है, रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है, नेक्स्ट जनरेशन होती है और वो हैवी वॉल है उसके पास, थिक वॉल की वजह से क्या हो गया, वो रेस्टिंग है। ओवर विंटरिंग का मतलब रेस्टिंग करेगा, वो सॉइल में पड़ा रहेगा, क्योंकि ये सब डेब्रिस हैं, मरे हुए पौधे हैं, डैम्पिंग वाले पौधे हैं, वो सब गल गए और उनके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है। और फंगस अब क्या करेगा, सॉइल में ओवर विंटर करने के लिए अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा करेगा। एंथ्रीडियम ऊगोनियम बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर वगैरह आप ध्यान दे सकते हैं, और फाइनली ऊस्पोर बन जाएगा। ऊस्पोर रेस्टिंग स्ट्रक्चर होती है, सॉइल के अंदर वो पैरिनेट करता है, पड़ा रहता है। जब फेवरेबल कंडीशन आएंगे तो वो जर्मिनेट करेगा। अब यहाँ जर्मिनेट करते समय भी वही दो रास्ते हैं कि वो डायरेक्टली जर्मिनेट करे, जर्म ट्यूब बने और वो इन्फेक्शन के काम आए अगर मॉइस्चर कम है तो, या फिर उसमें क्या होगा कि बिल्कुल उसी प्रकार से जो न्यूक्लियस है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियर बनेंगे, हर एक न्यूक्लियस से क्या बनेगा, जूस्पोर बनेगा। तो या तो वो डायरेक्ट जर्मिनेट हो सकता है
या उसके अंदर वापस से क्या बन सकते हैं, जूस्पोर बन सकते हैं। जूस्पोर की सैप बिल्कुल उसी प्रकार से होगी और ये जूस्पोर बाद में बिल्कुल उसी प्रकार से थोड़ी देर स्विमिंग करेंगे, फिर अपने फ्लैजेला को विड्रा कर लेंगे और फिर जर्मिनेट करके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। फिर ये आपके सीड को इन्फेक्ट कर सकते हैं, सीडलिंग को कर सकते हैं, या जो सॉइल लाइन के आसपास होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अगर सीड को इन्फेक्ट करेंगे तो ये सीड रॉट होगा, है ना, या फिर ये सीडलिंग के अंदर जाएगा तो माइसीलियम अंदर फैल जाएगा और वो डैम्पिंग ऑफ कॉज करता है, डैम्पिंग ऑफ। तो ऐसे जो फंगस है वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो वो एसेक्सुअल तरीका इस्तेमाल करता है, और कंडीशन ज़्यादा ही फेवरेबल है तो वो जूस्पोर भी बनाता है। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है और होस्ट के एब्सेंस के अंदर वो सॉइल के अंदर ऊस्पोर के फॉर्म के अंदर पैरिनेट करता है। तो एक तो इसमें जूस्पोर का मामला आता है, डायरेक्ट